हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस सीरीज के बारे में जान लेते हैं कि ये सीरीज है क्या और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो देखो, पीपीपी का जो सिलेबस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है और स्टूडेंट्स के लिए पीपीपी का सारा सिलेबस कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस सीरीज के अंदर हम पीवीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो सीरीज है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। एक तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पीवीपी के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन टॉपिक्स को आप कवर भी कर पाओगे। ठीक है। और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है ना उसको भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से जो है वो हो जाएगी। तो आपको इस सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर फॉलो करना है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी कुछ ई बुक्स मिल जाएंगी और ये जो ई बुक्स हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। इससे आपको एक अंदाजा हो जाता है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तीसरी ई बुक के अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो जल्दी से लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पर कुछ डिटेल्स भरिए और आपको ये ई बुक जो है वो मिल जाएंगी। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को ना हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो मान के चलिए एक करण नाम का पर्सन है। करण ने ड्रग्स सेल करके 1 लाख रुपए जो है वो कमाया है। ठीक है। अब ये जो 1 लाख रुपए है ना ये इलीगल मनी है या फिर आप इसको डर्टी मनी भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है वो एक इलीगल सोर्स से जो है वो कमाया गया है। ओके। अब जो करण है वो इस पैसे को फ्रीली यूज नहीं कर सकता है। ठीक है। तो करण ने क्या किया, इस पैसे को ना डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में जो है वो डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है। और इसका जो सोर्स था उसको यहां पर छुपा लिया, यानी कि ये पैसा कहां से आया था उसको यहां पर जो है वो छुपा लिया और ऐसा दिखाया कि ये जो पैसा है ना वो लीगल सोर्सेज से जो है वो कमाया गया है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है ना जिसके अंदर करण ने इलीगल सोर्स से कमाए गए पैसे को सोर्स को छुपा लिया और इस तरीके से दिखाया कि जो पैसा वो लीगल सोर्स से कमाया गया है, इसी को हम यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कहते हैं। ठीक है। आगे ये कैसे काम करता है इसको हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। फिलहाल के लिए आप मीनिंग समझिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर डर्टी मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो डर्टी मनी के ट्रू सोर्स को छुपाकर जो इलीगल फंड्स हैं उसको फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए जाते हैं और फाइनली ऐसा दिखाया जाता है कि जो पैसा है वो लीगल सोर्सेस से कमाया गया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। अभी तो मैंने जस्ट आपको एक मीनिंग सा बताया, ओवरव्यू सा जो है वो बताया। ठीक है। अब पूरी की पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर जो है वो जानते हैं। तो देखो, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो 3 स्टेजेस में काम करती है ना। मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस होती है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। ठीक है। इसको हम सेम एग्जांपल से ही समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, करण नाम का पर्सन है, उसने 1 लाख रुपए कमाए हैं ड्रग्स को सेल करके। अब जो करण है वो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहता है। ठीक है। तो पहली जो स्टेज है वो है प्लेसमेंट। इस स्टेज के अंदर जो 1 लाख रुपए है ना वो करण इंट्रोड्यूस करेगा फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर डालेगा। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो पैसा होता है ना उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि 1 लाख के ना 10 यहाँ पर हिस्से कर दिए गए हैं, 10-10 हजार करके। ठीक है। फिर उनको ना डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में जो है वो डिपॉजिट करवाया जाता है। ठीक है। ताकि जो सरकार है ना, उनकी नजरों से बचा जा सके, बैंक की नजरों से बचा जा सके। ठीक है। तो प्लेसमेंट के अंदर जो इलीगल मनी होती है इसको फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर डाला जाता है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है लेयरिंग। यहां पर ना जो पैसा है ना उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म की जाती है ताकि पैसे का जो ओरिजिनल सोर्स है उसको छुपाया जा सके। जैसे कि मान के चलिए ये जो 10 हजार पे है ना, इसको पहले अकाउंट नंबर 1 में डिपॉजिट करवाया गया, फिर उसको 2 में ट्रांसफर कर दिया गया, फिर 3 में, फिर यहाँ पर 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में, फिर 7, 8, 9, 10। जिससे क्या हुआ कि ये जो 10 हजार पे था ना इसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो छुप गया। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर मान के चलिए कि ये जो अकाउंट है वो एबीसी बैंक में है। ठीक है। एबीसी बैंक अगर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना चाहे कि ये पैसा कहां से आया है तो वो चेक करेगी
यहाँ से कि ये पैसा तो अकाउंट नंबर 9 से आया है, तो ये तो एक लीगल सोर्स ही है। अगर एक स्टेप और आगे चेक करेगी तो अकाउंट नंबर 8 से आया है, ये भी लीगल सोर्स है। तो इस तरीके से क्या हुआ, पैसे का जो ओरिजिनल सोर्स है उसको छुपा लिया गया। ठीक है, फिर आता है इंटीग्रेशन। अब ये जो पैसा है उसको यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया जाता है, लग्जरी आइटम्स के अंदर, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, और ऐसा दिखाया जाता है कि जो पैसा है वो लीगल सोर्सेज से आया है। जैसे देखिए, आपने 1 लाख रुपए कार में इन्वेस्ट कर दिए, गवर्नमेंट आपसे पूछेगी, यानी कि करण से पूछेगी 1 लाख रुपए कहां से आया, तो करण बता देगा कि जो 1 लाख रुपए है वो अकाउंट नंबर 10 से आया है या फिर अकाउंट नंबर 8 से आया है। ठीक है, तो ये तो एक लीगल सोर्स है, ये कोई इलीगल सोर्स तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो काम करती है। पहले पैसा डाला जाता है बैंकों के अंदर, फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है ताकि पैसे का जो ओरिजिनल सोर्स है उसको छुपाया जा सके, और फाइनली फिर पैसे को इकट्ठा करके उसको फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और ऐसा दिखाया जाता है कि ये जो पैसा है वो लीगल सोर्सेज से कमाया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया। देखो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमारे इंडिया के अंदर क्या फ्रेमवर्क है, सबसे पहले तो एक पूरा का पूरा एक्ट पास किया गया है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, उसके बाद जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है वो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस वगैरह हैं, जैसे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हैं, है ना, उसको यहाँ पर देखती है, उसको उसका एनालिसिस जो है वो करती है। उसके बाद जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है ना, ये काम करती है। इसका काम क्या होता है, जिन्होंने क्राइम किया होता है उसके ऊपर केस चलाना और उनको सजा दिलवाना। फिर यहाँ पर कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जो कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को ही देखती हैं और जल्दी से जल्दी फैसला सुनाती हैं। फिर आपके जो रेगुलेटर्स हैं जैसे कि आरबीआई वगैरह, उनका भी काफी अहम रोल जो है वो रहता है। तो ये आपका एएमएल फ्रेमवर्क है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसकी हेल्प से ही इंडिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जाता है। अब एक एक करके इनके रोल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। इसका काम क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये एक नेशनल एजेंसी है जो नेशनल लेवल के ऊपर काम करती है। ठीक है, इसका काम क्या है, तो देखो जितनी भी सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ना, उसकी रिपोर्ट को रिसीव करना। ठीक है, फिर उन रिपोर्ट्स को स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना, और उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिले उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना इंटेलिजेंस और एनफोर्समेंट एजेंसीज को। ठीक है, ताकि वो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा दिलवा पाए, उनके खिलाफ केस को स्ट्रांग बना पाए। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर बैंकें वगैरह हैं या फिर रेगुलेटेड एंटिटी है, अगर उनको कोई सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिखती है तो बैंकों को उसकी रिपोर्ट बनाकर जो है FIU इंडिया को सबमिट करवाना होता है। फिर FIU इंडिया जो है वो उन रिपोर्ट्स को अच्छी तरीके से स्टडी करके एनालिसिस करके जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिलती है वो इंफॉर्मेशन दे देती है इंटेलिजेंस और एनफोर्समेंट एजेंसीज को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। ठीक है, उसके बाद है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। अगर किसी पर्सन के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, ठीक है, मतलब कि उस पर्सन ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है ना, तो उस केस में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जिसको हम शॉर्ट में ईडी कहते हैं, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके ऊपर केस चलाती है उस पर्सन के ऊपर, फिर उसको सजा दिलवाती है। ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसका एक पार्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो है वो आती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो पावर्स हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 से मिलती है। ठीक है, यानी कि इन एक्ट के अंदर ही पावर्स दी गई हैं ईडी को, और वो इन पावर्स का यूज करके इन्वेस्टिगेशन करती है और केसेस चलाती है। फिर आता है स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, तो इनका काम क्या है, इनका काम है मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी केसेस हैं उनको देखना और जल्दी से जल्दी फैसला यहाँ पे जो है वो सुनाना। ठीक है, तो इसके पास भी नॉर्मल कोर्ट के जैसे जो है वो पावर्स होती हैं। ठीक है, यानी कि ये फैक्ट्स को चेक करके सबूतों को देखकर फैसला सुना सकती है। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पूरी पावर है कि अगर कोई एसेट है ना क्रिएट की गई है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, तो उस एसेट को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी छीन सकती है उस पर्सन से। ठीक है, परमानेंटली, है ना, और उसको गवर्नमेंट को जो है वो सौंप सकती है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रेगुलेटर्स की, रेगुलेटर्स का क्या रोल है, लास्ट में रह गए आपके रेगुलेटर। ठीक है, छोटा सा रोल है इसीलिए अलग से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो रेगुलेटर का काम क्या है, तो वो ना जो बैंक हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, है ना, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो क्रिमिनल्स हैं वो बैंकों के थ्रू ही मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, है ना, तो रेगुलेटर ये इंश्योर करते हैं कि जो बैंक वगैरह हैं वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको प्रॉपरली
फॉलो करे, ताकि यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको प्रिवेंट जो है वो किया जा सके। तो ये बैंकों और रेगुलेटेड एंटिटीज के ऊपर निगरानी रखती है, ठीक है, और इंश्योर करती है कि वो प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, ठीक है। अब बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस की। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो यहाँ पर एक क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग करेगा उसको जेल की सजा हो सकती है, जेल की सजा हो सकती है, ठीक है, और होती ही है। ओके, सबसे पहले तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, कॉग्निजेबल का मतलब है कि यहां पर बिना वारंट के पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है नॉर्मली। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, जैसे मान के चलिए आप पब्लिक में थोड़ा सा शोर मचाते हो, है ना, थोड़ी सी गाली गलौज कर दी पब्लिक के अंदर, है ना, तो वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस आपको डांट सकती है पर आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ओके, पर मनी लॉन्ड्रिंग में ऐसा नहीं, ये कॉग्निजेबल है, यहां पर बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा और बेल भी नहीं होगी, ठीक है। उसमें जो सेक्शन 12 है पीएमएलए एक्ट का, वो कहता है रिपोर्टिंग एंटिटीज को यानी कि बैंकों को कि आपने जितने भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए ना अपने कस्टमर के लिए, है ना, उसका जो रिकॉर्ड है अपने पास मेंटेन करके रखना, ठीक है। और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उन ट्रांजेक्शन की एक रिपोर्ट बनाकर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को सबमिट करवाना, ताकि वो जो भी एनालिसिस वगैरह है वो प्रॉपरली कर सके और जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर हम बात करें यहाँ पर पनिशमेंट की, भाई पनिशमेंट कितनी मिलती है, देखो, कम से कम 3 साल की सजा मिलती है। और ये जो पनिशमेंट है वो रिग्रेस होती है। रिग्रेस का मतलब क्या है, सख्त सजा मिलती है। सख्त का मतलब आप समझ रहे होगे, ठीक है, बहुत ज्यादा सख्ताई जो है वो बरती जाती है। उसके बाद मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, ठीक है। अगर ऑफेंस बड़ा है तो वहां पर देखो 7 साल की सजा होगी और फाइन भी लग सकता है। ऑफेंस छोटा है तो 3 साल की सजा हो सकती है। पर अगर कोई ऐसा यहाँ पर क्राइम है ना, ऑफेंस है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता ही है, साथ ही साथ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोथ्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर भी आता है, तो वहां पर जो सजा है वो 10 साल तक की जो है वो हो सकती है। तो यहाँ तक हमने मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग समझ लिया है और उसको रोकने के लिए जो इंडिया के अंदर फ्रेमवर्क है उसको भी डिस्कस कर लिया है। अब जल्दी से हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं उसकी एक समरी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली जो चीज हमने पढ़ी वो थी मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक पर्सन जो है इलीगल सोर्स से कमाए गए पैसे को सोर्स को छुपाता है और ऐसा दिखाता है कि जो पैसा है वो लीगल सोर्स से कमाया गया है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस होती है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और यहाँ पर इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट के अंदर जो इलीगल मनी है उसको फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, डिपॉजिट करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लेयरिंग के अंदर जो पैसा है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है ताकि इलीगल मनी के सोर्स को छुपाया जा सके। इंटीग्रेशन के अंदर जो पैसा है वो सिलेक्टेड अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाया जाता है, ठीक है। फिर उस पैसे को जो है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, और ऐसा दिखाया जाता है कि जो पैसा है वो लीगल सोर्सेज से कमाया गया है। उसके बाद हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क है इंडिया के अंदर, सबसे पहले तो एक एक्ट पास किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। उसके बाद जो FIU इंडिया है वो यहाँ पर काम करता है, ठीक है, वो यहाँ पर सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जो रिपोर्ट है उसको रिसीव करता है और उसका एनालिसिस करता है, ठीक है। उसके बाद ईडी है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है और प्रोसिक्यूशन करने का काम करती है। उसके बाद स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जो कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को ही देखते हैं और फैसला सुनाते हैं। और यहाँ पर जो रेगुलेटर्स हैं वो यहाँ पर जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उसके ऊपर निगरानी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ऑफेंस के बारे में डिस्कस किया। तो देखो, जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी कि जेल की सजा हो सकती है, मिनिमम 3 साल की सजा होती है, मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है, ठीक है, और फाइन भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है। और ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है और बेल भी नहीं मिलती है ना। उसके बाद अगर जो ऑफेंस है वो नार्कोटिक ड्रग सब्सटेंस एक्ट के अंदर आ जाता है तो जो सजा है वो 10 साल तक की हो सकती है, ठीक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है ना उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्टैचुरी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑपरेशनल इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला देखो, FIU इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है जो कि डायरेक्टली क्रिमिनल ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट करती है और यहाँ पर रेड वगैरह भी कंडक्ट करती है।
तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि FIU इंडिया जो है एक नेशनल एजेंसी है जिसका काम है सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स हैं उसको यहाँ पर रिसीव करना, उसका एनालिसिस करके जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो ईडी को प्रोवाइड करना। आगे का जो काम है इन्वेस्टिगेशन करना, रेड करना, वो ईडी का होता है। उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिव और प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसका काम है इन्वेस्टिगेशन करने का और जो क्रिमिनल्स हैं उनको प्रोसिक्यूट करने का। ठीक है, उसके बाद स्पेशल कोर्ट्स यहाँ पर डेजिग्नेट किए गए हैं। इनका काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को एडजुडिकेट करना। ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के पास पूरी पावर है कि वो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस के द्वारा क्रिएट की गई एसेट को फ्रीज कर सकते हैं और उसको परमानेंटली क्रिमिनल से छीन भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल। तो मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस होती हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेज मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेज नहीं है। देखो, पहली देखो प्लेसमेंट है ना, इसके अंदर जो पैसा है, इलीगल फंड्स है ना, उसको मल्टीपल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया जाता है और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद लेयरिंग, इसके अंदर जो फंड्स हैं उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म की जाती है ताकि जो ओरिजिनल सोर्स है फंड्स का उसको छुपाया जा सके। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंटीग्रेशन के अंदर जो पैसा है उसको कुछ चुनिंदा अकाउंट्स के अंदर इकट्ठा किया जाता है, फिर उस पैसे को लेक्टिमेट मैनर के अंदर लीगल तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है और एसेट्स को एक्वायर किया जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये तीसरी स्टेज होती है मनी लॉन्ड्रिंग की। चौथी कंसोलिडेशन, इसके अंदर लीगल रिपोर्टिंग की जाती है सभी सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी को। तो देखो ये जो स्टेज है वो मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेज नहीं होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, विद रेफरेंस टू ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, जितने भी यहाँ पर ऑफेंसेस हैं पीएमएलए के अंदर वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद जो पनिशमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग की वो सिंपल है और कम से कम 3 साल की सजा होती है, मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है, फाइन नहीं लगता है। तो ये गलत है, क्योंकि सबसे पहले जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो रिगरस होती है, यानी कि सख्त सजा दी जाती है और मिनिमम 3 साल की सजा, मैक्सिमम 7 साल की सजा, पर यहाँ पर फाइन भी लगाया जा सकता है, इसीलिए ये गलत है। उसके बाद अगर मान के चलिए कि जो ऑफेंस है वो नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर आता है, तो जो सजा है वो 10 साल तक की हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना है edutap.in। ठीक है, वहां पर जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जेआईबी के सारे कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप डिटेल्ड में प्रिपरेशन करना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स को एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो ये कोर्स हमारा जो है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहेगा। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि IFS पीपी, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है। इसके अंदर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है। तो हमारे पास IFS का भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है, पीपीपी का भी, AFM का भी और RBDM का भी। अगर मान लो आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेंगे, तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। तो यहाँ पर आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आपको कोई फीडबैक प्रोवाइड करना हो तो आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।